A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you have enjoyed your holiday, right? Either yesterday you have enjoyed your holiday on the occasion of Eid. Okay, let's restart our topic. We were discussing chapter number 3 of statistics, and we have already discussed the types of data that are primary and secondary. We have discussed how data are collected through internal and external sources. Now today we have to discuss the practical methods of collecting data. हमें पढ़ना है रियलिटी में ये जो डेटा कलेक्शन होता है, प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो, ये कलेक्शन कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्या तरीका रहता है इस डेटा को कलेक्ट करने का। तो देखिए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सिंपल तरीके हैं। आपको केवल एक बार समझना है, ट्रस्ट मी, एक बार समझ के और रीड करके ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्सनल इंटरव्यू। अब देखिए, अगर मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ माय स्टूडेंट, मुझे डेटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ माय स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने क्लास में 1 बाय 1 आप लोगों को अनम्यूट करती गई और ऑन द स्पॉट आपसे पूछा, बेटा आपके घर का अर्निंग मेंबर क्या करता है, आपके घर का अर्निंग मेंबर क्या करता है, ऐसे करके सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उसकी लिस्ट बना दी। तो ये सिंपल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सबसे आसान। ठीक है, मुझे क्या डेटा कलेक्ट करना था, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन। तो मैंने एक एक स्टूडेंट को अनम्यूट किया और उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ आपके पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है, और आप 1 बाय 1 बताते गए, मैं 1 बाय 1 उसको नोट करती गई। इज इट ओके? बहुत सिंपल है, देखिए रीड कर लीजिए एक बार। Under this method, the investigator collects data by having direct contact with informant. इन्वेस्टिगेटर में जो इंक्वायरी कर रहा है, इन्फॉर्मेंट यू जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आपसे क्वेश्चंस पूछ के ऑन द स्पॉट सारी इंक्वायरी कर लूंगी और सारी डिटेल्स जो है आपसे रिलेटेड वो कलेक्ट कर लूंगी। आगे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड। ब्रेक हो ब्रेक हो रही है, रुकिए। अभी देखिए, अब आवाज प्रॉपर आ रही होगी। क्या कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली एक एक से कांटेक्ट करता है और उनको कन्विंस करता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई किस पर्पस से मैं ये इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ और आपको कन्विंस किया, तो प्रोवाइड मी द इन्फॉर्मेशन। आगे जो इन्वेस्टिगेटर या इंटरव्यूअर है वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या कर सकता है, वो रिस्पोंडेंट को बता सकता है कि हम क्यों ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, प्लस अगर रिस्पोंडेंट की कुछ क्वेरी है तो उस क्वेरी को भी वो क्लियर कर सकता है। आपको पूछना है कि भाई मैम आपने तो पेरेंट कहा है लेकिन मैं तो ननियाल में रहता हूँ, तो मैं मेरे मामा का ऑक्यूपेशन बताऊं कि वहां पे जहाँ मेरे फादर रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन बताऊं, तो आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो भी मैं ऑन द स्पॉट ही क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ये किया हमने फर्स्ट मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसका एक और पॉइंट यहाँ पे रिमेनिंग है, देखिए। The interviewer can request the respondent to expand on the answers that are particularly important. The visual reactions of the respondent can provide supplementary information. देखिए, अब आपने मुझे कह दिया मैम माय फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब। अब ऐसे में मुझे प्रॉपर डिटेल चाहिए, तो आई कैन रिक्वेस्ट यू टू एक्सपेंड योर आंसर कि बेटा गवर्नमेंट जॉब में क्या, कौन सी जॉब किस तरीके का काम कर रहे हैं, रेलवे में है कि और किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, राइट। प्लस मैं जब फेस टू फेस आपसे कम्युनिकेट करूंगी तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप मुझे रिस्पॉन्स देने में कितना इंटरेस्टेड है या नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑनलाइन क्लास में वीडियोस ऑन कभी कभी मैं आपकी करवाना ही चाहती हूँ, वो इसीलिए ताकि मैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेकआउट कर सकूं और ये पता लगा सकूं कि भाई आप भी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्माइलिंग फेस के साथ क्लास ले रहे हैं या लटका हुआ चेहरा लेके क्लास ले रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल गिवन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक बड़ी कंपनी wishes to conduct a statistical inquiry regarding bathing soap used by people of Delhi. For this, HUL will select some investigators who will approach to the people of Delhi and collect the necessary data. It is necessary that in such cases, the investigator has a keen sense of observation and he is very polite and courteous. He must be skillful, tactful, accurate, amiable and neutral. क्या कह रहे हैं ये?
कि सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, ये क्या है, बहुत सारी कंपनीज के साथ मिलके चल रही है, तो इनको सोप, कोई न्यू सोप मार्केट में लॉन्च करना, उससे पहले ये लोगों की बाथिंग हैबिट्स जानना चाहते हैं कि वो कौन सी सोप यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड, कौन सा उसमें फ्रेग्रेंस वाला सोप, और क्यों, क्या रीजन है। तो इसके लिए ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया आपको वो ध्यान रखना। नेक्स्ट हैव अ लुक, थोड़ा फास्ट चल रहा है, सिंपल सा पार्ट है तो आप खुद कर पाएंगे। कब सुटेबल है? नंबर 1, व्हेन वी वांट टू कलेक्ट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, हमें एक एक छोटी छोटी डिटेल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन करनी, बहुत सारे लोगों से पूछना है तो ये सुटेबल नहीं रहेगा। अगर लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन है, आपको लिमिटेड लोगों से डिटेल निकालनी है, तो ही ये सुटेबल है। नंबर, काफी बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आपको। कॉन्फिडेंशियल मींस द इंफॉर्मेशन व्हिच कांट बी शेयर्ड बाय एवरीवन, ठीक है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जैसे मेरी पेमेंट, तो ये कॉन्फिडेंशियल है। तो इससे रिलेटेड जब आपको कुछ रिसर्च करना होता है, यू कैन यूज दिस मेथड। नंबर 4, ये मेथड तब सुटेबल है जब आप चाहते हो बहुत एक्यूरेट आंसर्स आए, 100% एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड है तब। और जब आप चाहते हो कि आपको ओरिजिनल डिटेल्स मिले, ओरिजिनल डेटा मिले, तो ये मेथड सुटेबल है। ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, बट इसका स्कोप नैरो है। नैरो स्कोप यानी लिमिटेड जगह तक की इंक्वायरी हो पाएगी, क्योंकि पर्सनली एक एक बच्चे से, अगर मैं सोचूं क्लास में पर्सनली एक एक बच्चे के फादर का ऑक्यूपेशन पता करूं, तो एक दिन में बहुत लिमिटेड काम ही हो पाएगा, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप लिमिटेड है। आगे देखिए, an investigator is fully dependable and unbiased. इन्वेस्टिगेटर पूरी तरीके से डिपेंड करता है रेस्पोंडेंट की रिस्पॉन्स पे, और वो अनबायस्ड होना चाहिए, यानी कि वो अपनी कोई भी व्यूज इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। जैसा रेस्पोंडेंट ने आंसर दिया वैसा ही वो यहाँ पे अप्लाई कर देगा, लिख देगा। क्या मेरिट्स है? अब देखो बेटा, ये जितने भी मेरिट्स डीमेरिट्स है, यू हैव टू लर्न ओनली 3 पॉइंट्स। आपको कितने कितने लर्न करने हैं? ओनली 3 पॉइंट्स आपको लर्न करने, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एनी 3 पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स, एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डीमेरिट्स, मैं आपको एक्सप्लेन सारे कर दूं। पता आपको होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, इसका ये बेनिफिट हो सकता है। हैव अ लुक, नंबर 1, ओरिजिनलिटी, जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो तो ओरिजिनल ही होगा। दूसरा, रिलायबल एंड एक्यूरेट, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी पे, क्योंकि मैंने खुद वो कलेक्ट किया है, मैंने खुद आपके डिटेल्स लिए और उनको नोट डाउन किया है। फ्लेक्सिबल है, ये कह रहे हैं आप इंफॉर्मेशन को सिचुएशन की नीड के अकॉर्डिंग बदल सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी यानी जिसमें चेंजेस पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आपको कहीं लगता है कि नहीं यार मुझे तो मेथड चेंज करना चाहिए, वे चेंज करना चाहिए, तो यू कैन इजीली डू दैट। यूनिफॉर्मिटी, एक सेम वे से इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि एक सेम इंसान इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल है। अभी मैंने बताया था ना, दैट यू हैव गिवन रिस्पॉन्स दैट योर फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब, मुझे और डिटेल चाहिए, कौन सी जॉब, तो वो भी मैं आपसे ले सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल है, क्योंकि लिमिटेड एरिया तक इन्वेस्टिगेशन होगा। अब ये यहाँ इकोनॉमिकल है, बट डीमेरिट्स में आप पढ़ोगे कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो यहाँ इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि लिमिटेड एरिया तक आपको ये स्टडी करनी है। फिर सभी तरीके के क्वेश्चंस के लिए ये सुटेबल है। अगर कोई भी एम्बिग्विटी होती है क्वेश्चन में, यानी डिफिकल्टी, कंफ्यूजन, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम, तो वो भी आप पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर यानी सर्वे करने वाला, वो इमीडिएटली सामने वाले की क्वेरी को क्लियर कर देगा। मैं खुद आपसे आके क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो मेरे क्वेश्चंस अगर कंफ्यूजिंग भी होंगे तो भी मैं आपको क्या कर पाऊंगी? आंसर्स दे पाऊंगी, उसका क्लैरिफिकेशन दे पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1, अगर आपको बहुत बड़ी स्टडी करनी है तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। बहुत बड़े लेवल पे इफ यू वांट टू स्टडी तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। थोड़ा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। अगर लार्ज इन्वेस्टिगेशन है तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे लिखा है क्योंकि स्मॉल एरिया की इन्वेस्टिगेशन होती है इसलिए इकोनॉमिकल है। बट बाय चांस कोई स्टडी ऐसी हो जिसमें एरिया ऑफ ऑपरेशन लार्ज हो जाए, तो ऐसे में ये इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, ये बन जाएगा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग। पैसा भी ज्यादा लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रिजुडाइज, अगर इन्वेस्टिगेटर अपने लेवल पे कुछ चेंजेस कर देगा तो हो सकता है रेस्पोंडेंट
थोड़ा अलग वे से रिस्पॉन्स दे। यानी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस करे और उससे कुछ अलग डेटा निकाल पाए। ठीक है, तो एक्यूरेसी जो है वो अफेक्टेड हो जाती है काफी बार इन्वेस्टिगेटर के प्रेजुडाइज की वजह से, उसके पार्शियल बिहेवियर की वजह से, या उसकी अपनी कोई थिंकिंग की वजह से। एंड नेक्स्ट, ट्रेन्ड पर्सनल की जरूरत है। आपको बहुत हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए होगा जो ये इंफॉर्मेशन निकाल पाए, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर बायस्ड होगा, पार्शियलिटी करने वाला, ये जो बायस्ड वर्ड है इसका मतलब है पार्शियल, अनबायस्ड नहीं, मैं बायस्ड बोल रही हूँ सिर्फ। इसका मतलब है जो क्या करता है कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेता है अपने लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्वालिफाइड होना चाहिए। हैव अ लुक। अब ये कह रहे हैं प्रिकॉशंस फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस मेथड को यूज करने से पहले। नंबर 1, investigator should be well versed with statistical techniques and should have good temperament. इन्वेस्टिगेटर को अच्छे से सारी टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स उसको आनी होनी चाहिए। दूसरा, उसका टेम्परामेंट कूल होना चाहिए, यानी कि वो ऐसे किसी ने उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया प्रॉपर तो वो इरिटेट ना हो जाए, उस चीज से। वो प्रॉपर वे में क्या करे, रिस्पॉन्स ले, कलेक्ट करे। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड द लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न एरिया। जिस एरिया में वो डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है, सर्वे कर रहा है, वहां पे वो अवेयर हो कि लोगों की लैंग्वेज क्या है, लोगों का कल्चर क्या है, ताकि वो उस अकॉर्डिंग डील करे। अब वो एंटर हो गया है किसी विलेज की राजपूती फैमिली में या किसी विलेज की मारवाड़ी फैमिली में, तो बेसिकली वहां पे फीमेल्स जो है वो बाहर के लोगों से उतना ओपनली कम्युनिकेट नहीं करती है, नहीं पसंद होता है फैमिलीज को। हम अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनली किसी को नहीं लेना है कुछ भी, हम बात कर रहे हैं प्योर रूरल एरिया की फैमिली की। अब ऐसे में वो इन्वेस्टिगेटर जाके कहता है मुझे तो आपकी मम्मी से ही बात करनी है, मम्मी से ही कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसको वहां के कल्चर और ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, स्ट्रेट, सिंपल और नॉन कंफ्यूजिंग, अनएम्बिगियस, यानी ऐसे जो डायरेक्ट हो, कंफ्यूजन डालने वाले ना हो, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछे। और कोई भी पर्सनल बायस इन्वेस्टिगेटर का ना हो, वो अपने पर्सनल पार्शियलिटी बिहेवियर ना रखे वहां पे, बहुत ही इजी वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। हैव अ लुक, नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें मेरा जो सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है उसके लिए मैं किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। जब मुझे लगता है एक एक रिस्पोंडेंट से बात लेना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती हूँ। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को रीड कर रही हूँ मैं, आप में से एक स्टूडेंट हैंड रेज करके एक्सप्लेन करना, ऊपर वाले पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, आप में से कोई एक बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा, तो अच्छे से देखना, देखते हैं कौन एक्सप्लेन करता है सभी बच्चों को। हैव अ लुक। Suppose we want to study the number of students of a college who smoke. For this purpose, personal investigation cannot be successful as students may not provide the correct information as regard of their smoking habits. To get the information, the investigator has to contact the persons who are close to the respondent, like friends, lecturers, neighbors, relatives, and the persons who knows the information. बताइए बेटा कौन समझा रहा है, बहुत आसान सा है। Raise your hands for the explanation part. Yes, Karan Gupta, very good. First one to raise the hand. Explain. यस मैम, मैम इस एग्जांपल में बताया कि मैम ये एक ऐसा वो डिटेल लेना चाहते हैं कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट स्मोक करते हैं, गंदी आदतें करते हैं। तो पर्सनली अगर हम फर्स्ट वाले मेथड के हिसाब से जाके बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी स्टूडेंट से, कि वो सही ऐसे बोलेंगे कि हम नहीं करते। इसलिए हम उनके फ्रेंड से या नेबर से या किसी ऐसे से जो उनके साथ रेगुलरली रहता है, तो उनसे पूछ सकते हैं ऐसी इन्वेस्ट। बिल्कुल, वेरी गुड करण, इजी है ना। देखिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली सामने वाला आपको नहीं देगा, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी और से। जैसे आप कितनी शैतानी करते हो ये पापा को पता लगाना है, तो डायरेक्ट आपसे थोड़ी पूछेंगे कि इसने क्या क्या कबाड़े किए, या तो मम्मी से पूछ लेंगे, या फिर आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो आपके साथ रहते हैं
है ना। सपोज एक बच्चा क्लास का बहुत शैतान है, लक्ष्य मोदी, अब पापा शाम को आए और उनको पता लगाना है कि आज इसने क्या क्या कबाड़े किए, तो ये डायरेक्ट थोड़ी बताएगा कि पापा ने बुलाया इधर आना लक्ष्य, बताना आज क्या क्या हरकत की, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, ऐसे तो नहीं बताएगा, है ना। तो क्या किया जाएगा, ऐसे में घर के दूसरे मेंबर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, राइट। तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। ऐसा ही होता है क्या लक्ष्य, आपसे ही पूछते हैं क्या, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली होता है? हमें से होती नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है, चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी पंकज बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। यस बेटा। मैम जो इसमें इन्वेस्टिगेटर दूसरों से पूछ के कंसल्ट कर रहा है, जो भी लेक्चरर्स, नेबर्स, रिलेटिव्स है, तो ये एन्यूमरेटर का काम करेंगे? बिल्कुल, ठीक है, जो हेल्प और कर तो रहा है मैम आपको, बट वैसे देखिए तो ये रिस्पोंडेंट है। अगर मैं एकदम प्योरली बात करूं एज पर आर बुक, तो ये रिस्पोंडेंट है, मैंने आपसे पूछा डायरेक्टली, आप ही मुझे बता देते हो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो आप रिस्पोंडेंट हो। बट अगर आप मुझे ये कहते हो कि थोड़ा सा वेट कीजिए, हम सर्वे करके हम एक दो लोगों से पूछ के फिर आपको बताएंगे, तो ऐसे में आप जो मुझे बता रहे हो वो तो एन्यूमरेटर बन गए क्योंकि आपने मेरी मदद कर दी, और जो इंसान से आप डिटेल कलेक्ट कर रहे हो वो बन गया रिस्पोंडेंट। इज इट ओके? और मैम एक ऊपर वाले पॉइंट में जो द इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट बी बायस्ड टू एनीवन, तो इसमें बायस होने में प्रॉब्लम क्या है? मींस इंफॉर्मेशन तो पर्सनली बायस्ड मिल ही होने रहा में है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पर्सनल व्यूज के लिए उस इंफॉर्मेशन को ही चेंज कर दोगे। अब जैसे मैं एक सर्वे कर रही थी जिसमें मुझे देखना था कि किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, सपोज मेरे सारे बच्चे फेवरेट हैं, ठीक है, तो किसी को अदरवाइज नहीं लेना है, बट सपोज पंकज इज माई फेवरेट स्टूडेंट। अब मैं डिटेल कलेक्ट कर रही हूँ और हमें स्कूल में कहा स्कॉलरशिप उसी बच्चे को मिलेगी जिसके फादर प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब वालों को नहीं मिलेगी। और आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई मेरी तो मदर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसे में मैंने क्या किया, मैंने आपको उस टाइम समझा दिया कि बेटा ये डिटेल यहाँ पे आपको पब्लिश ही नहीं करनी, मैंने अपने पर्सनल व्यूज यूज कर लिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये पार्शियलिटी गलत हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टिगेटर को बायस नहीं होना चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन सही से यूज की जा सके। इज इट ओके? यस मैम। ओके, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सबको समझ में आया ना, आसान सा है। चलिए रीड करते हैं जल्दी से। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टीज हु आर इन पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। जो मुझे इंक्वायरी करनी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिन लोगों के पास होगी, थर्ड पार्टी। आपकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो किसी और से ले रही हूँ, राइट। तो ऐसा मैं करूंगी, कॉन्टेक्ट करूंगी थर्ड पार्टीज से। फिर आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान आसान चीजें लिखी हुई है। कब यूज किया जाता है ये मेथड? पहला तो जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, एक एक बच्चे से जाके नहीं पूछ सकती, तो किसी और से पूछ लो। जैसे कौन कौन बाइक पे आ रहा है, वॉचमैन से पूछ लिया, है ना। फिर या फिर इन रेस्पोंडेंट अगर आंसर देना नहीं चाहेंगे किसी रीजन से, तो मैं किसी थर्ड पर्सन से आंसर्स कलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करता है और अलग अलग लोगों से वो क्वेश्चंस पूछ लेता है और आंसर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे स्मोकिंग वाले के लिए कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर कर ली और उनके आंसर्स रिकॉर्ड कर लिए। अब देखो, the persons to whom these questions are put are known as witnesses। जिससे मैंने पूछा वो गवाह है ना। उसने मुझे, जैसे वॉचमैन ने मुझे बोला कि हाँ ये बच्चा स्मोकिंग करता हुआ दिखा, तो ये विटनेस है, इसने मुझे इन्फॉर्मेशन तो दी, साथ में ये विटनेस है इस इन्फॉर्मेशन का। फिर ये इंक्वायरी यूजुअली पुलिस डिपार्टमेंट वाले या सीआईडी वाले कंडक्ट करते हैं, जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वो खुद थोड़ी पूछेंगे कि अच्छा तुमने मारा था क्या, नहीं, वो दूसरों से पूछेंगे इसने कुछ ऐसी हरकत की थी क्या। चलिए आगे देखिए। सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड कब? जब इन्फॉर्मेंट्स खुद इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। दूसरा, जब बहुत बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन करनी है। तीसरा, जब आपको कुछ सीक्रेटिव और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालनी है जो इन्फॉर्मेंट नहीं देगा। और चौथा, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो और आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। ठीक है। मेरिट्स देखिए, वाइड कवरेज, अगेन यू हैव टू लर्न थ्री पॉइंट्स। वाइड कवरेज, बहुत बड़े लेवल पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। इकोनॉमिकल है, टाइम मनी और एफर्ट सेव होंगे क्योंकि आप किसी और से पूछ रहे हो, है ना, एक एक इंसान तक नहीं जा रहे हो। फिर फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ पे पर्सनल प्रिजुडाइज नहीं होगा, सामने वाला जैसा बता रहा है वैसा। वैसे तो ये पर्सनल प्रिजुडाइज हर एक
मेथड में एप्लीकेबल हो सकता है, बट हमें थ्योरेटिकली बुक के अकॉर्डिंग चलना है कि क्योंकि आप उन्हीं लोगों से इंफॉर्मेशन लोगे जो अवेयर है और जिनका डायरेक्टली आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो पर्सनल प्रेजुडाइज ज्यादा वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। और एक्सपर्ट ओपिनियन भी काफी बार ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है वो बहुत एक्सपर्ट हो किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी फील्ड में, तो आप उनका ओपिनियन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या है? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको कनेक्शन होके इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट भी ना है ना, हो सकता है एक्चुअली जितनी शैतानी की हो उतनी मम्मी बताए ना पापा को, हो सकता है अगर आप बहुत लाडले हो तो। चलिए थर्ड, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। अब वॉचमैन का कोई फेवरेट है जो स्मोकिंग खुद करता है तो एक सिगरेट उनको भी पकड़ा देता है, तो ऐसे में थोड़ी उसका नाम लिया जाएगा, राइट? तो पार्शियलिटी भी हो सकती है भाई, विटनेस भी पार्शियल हो सकता है। चलिए फोर्थ, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। काफी बार वॉचमैन इंटरेस्टेड ही नहीं होता, भाई क्या है मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसके दोस्त होते हैं कॉलेज वाले कुछ बच्चे, तो फिर वो यहाँ पे आपको बताएगा ही नहीं, ठीक है। एंड लास्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अलग अलग लोगों से कलेक्ट करोगे तो अलग अलग इंफॉर्मेशन आएगी। हो सकता है टीचर बोले नहीं ये बच्चा बहुत सिंसियर है और कैंटीन वाले भैया बता दे कि बच्चे की क्या कंडीशन, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि टीचर के सामने तो हम राम जी बने हुए हैं और कैंटीन वाले भैया के सामने हमारी अलग ही इमेज है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। जो आप अलग अलग लोगों से डेटा कंपेयर करोगे सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, राइट? चलिए क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में, ये सारी चीजें बेटा ऐसी है, यू हैव टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट इन योर माइंड, उसके बाद की सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। नंबर 1, विटनेस ज्यादा हो। आप एक से ज्यादा लोगों से पूछो ताकि आपको ऑन एन एवरेज सही रिजल्ट मिल सके। प्लस उन्हीं विटनेसेस को सेलेक्ट करो जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको दे सके। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लिया और पूछ लिया कि बताओ चलो क्या क्या है, नो, आपको उन्हीं विटनेसेस को सेलेक्ट करना है जिनके पास प्रॉपर नॉलेज हो। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटर should neither disbelieve nor completely believe the information provided by the witness। ना तो मैं 100% ट्रू मान लूं उस इंफॉर्मेशन को, ना 100% फॉल्स मान लूं, मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है ये बात सही हो सकता है ये बात गलत भी हो, है ना, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली किसी और से कलेक्ट कर रही हूँ, तो ऐसे में मुझे कुछ अजम्पशंस रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, हमेशा कोशिश करो कि आप क्रॉस चेक कर सको, है ना, एफर्ट्स ऐसे रखो कि आपने थर्ड पर्सन से डेटा कलेक्ट कर लिया तो अब आप क्रॉस चेक कर सको, भाई वॉचमैन ने मुझे बता दिया ये बच्चा ऐसे स्मोकिंग करता है, अब मैं क्या करूं, मैं रिसर्च करूं और मैं खुद उसको क्रॉस चेक कर पाऊं कि ऐसा सच में है या नहीं, ठीक है। फिर it must be ensured that interviewers are not subjective in their approach and the witness are not prejudicial in favor or of or against a particular point of view। ये कह रहे हैं जो इंटरव्यूअर है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो भी पार्शियल ना हो, सब्जेक्टिव नहीं हो अपनी अप्रोच में, और जो विटनेस हो वो भी पार्शियल नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि वो किसी के तो फेवर में और किसी के अगेंस्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, इम्पार्शियल होके वो सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस दिया हुआ है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डबल स्टार लगा लीजिए, फाइनल होता है ये क्वेश्चन आना, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड चैप्टर में क्या होता है आपके ये डिफरेंस में, क्योंकि सब कुछ कवर हो गया, तो देखिए कवरेज, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड एरिया को कवर करेगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बड़े एरिया को। डायरेक्ट वाली इंफॉर्मेशन ओरिजिनल होगी, ये वाली ओरिजिनल नहीं होगी। डायरेक्ट वाली रिलायबल है क्योंकि मैंने खुद करेक्ट की है, और ये वाली रिलायबल नहीं है। कॉस्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कॉस्टली क्योंकि मुझे खुद मेहनत करनी पड़ रही है, और इनडायरेक्ट थोड़ा सा इकोनॉमिकल। चलिए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट्स? क्या करना है आपको, आपको सर्वे करनी है और आपको देखना है कि आपके घर में कोई एग्जाम्पल जिसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कोई एग्जाम्पल जिसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे मम्मी को देखना है कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, तो आपसे नहीं पूछ के आपके टीचर को कॉल कर लिया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, है ना। और दीदी को देखना है आपने कितना काम कंप्लीट कर रखा है, तो डायरेक्ट आपके पास आके आपके रजिस्टर्स चेकआउट कर लिए, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप सोच के रखें और कल की क्लास में मुझे बताएं। चलिए बहुत अच्छे से अपना पेपर दें, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एकदम 100% एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आंसर दे दिया, अच्छे से दिमाग लगाइएगा और दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा।
I'm expecting a good response from your side. Have a nice day, everyone. Enjoy yourself.